नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दुबे। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा सिद्धि में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी यानी प्राकृतिक खोज। यह एक महत्वपूर्ण अनुसंधान उपकरण है जो अवलोकन का ही एक प्रकार है और प्रकृति में होने वाली घटनाओं या जीवन में होने वाली जीवंत घटनाओं का त्वरित एवं सूक्ष्म अवलोकन करता है। इस विधि में अवलोकनकर्ता बिल्कुल सरल तरीके से अनियंत्रित, असंरचित एवं अनौपचारिक निरीक्षण करता है। उदाहरणार्थ, इसराइल हमास युद्ध में जी न्यूज़ संवाददाता बिल्कुल 0 पॉइंट से ग्राउंड रिपोर्ट भेजता है। कई बार वह बम की आवाज़ से चौंक कर शेड के नीचे आ जाता और फिर बाहर आकर देखता है कि बमबारी किसकी तरफ से की गई, हमास से या इसराइल से। इसके लिए वह सूक्ष्म अवलोकन करता है, लाइव वीडियो रिपोर्ट के आधार पर घटना के घटित होने का कारण पता लगाता है। अब इसकी परिभाषाएं देख लेते हैं। मोजर 1958 के अनुसार निरीक्षण विधि को उचित रूप से वैज्ञानिक पूछताछ की श्रेष्ठ विधि कहा जा सकता है। ठोस अर्थों में निरीक्षण में कानों और वाणी की अपेक्षा नेत्रों का उपयोग अधिक होता है। वीपी यंग के अनुसार निरीक्षण नेत्रों के माध्यम से किया गया स्वाभाविक घटनाओं के संबंध में एक ऐसा क्रमबद्ध एवं विचारपूर्वक अध्ययन है जो कि स्वाभाविक घटनाओं के घटित होने के समय पर किया जाता है। निरीक्षण का उद्देश्य विषय सामाजिक घटनाओं, संस्कृति के प्रतिरूपों का मानव व्यवहार के अंतर्गत सार्थक अंतर संबंध, तत्वों के स्वरूप और विस्तार को ज्ञात करना होता है। उदाहरणार्थ, भील जनजाति के रीति रिवाजों का अध्ययन उनके बीच में रहकर ही किया जाता है, ना कि प्रयोगशाला में। उनके बीच में रहकर अवलोकन करने पर कुरीतियाँ निकल कर आएंगी और उनका हल खोजा जाएगा। निरीक्षण विधि के मुख्य पद। सबसे पहले समस्या का चुनाव करते हैं, प्रॉब्लम एंड ऑब्जेक्टिव। जब कोई अध्ययन करता किसी समस्या को लेकर के जनजातियों के बीच जाता है या किसी ग्राउंड रिपोर्ट स्थान पर पहुंचता है, तो उसको पहले से पता होता है कि हमारी समस्या क्या है और हमको क्या निरीक्षण करना है, क्या किस चीज़ का अवलोकन करना है। इसके बाद अध्ययन योजना बनाता है। अध्ययन योजना कई प्रकार की हो सकती है। उसको पहले से कुछ उस चीज़ के बारे में मालूम रहता है, इसलिए वो उसका व्यवहार भी वहाँ पर जाकर नियंत्रित भी करना होता है और कभी कभी बीच बीच में अपने हिसाब अपने कुछ चेंज भी करना होता है। इसके बाद आता है निरीक्षण वातावरण, ऑब्जर्वेशन सेटिंग, स्वाभाविक व्यवहार। इसमें निरीक्षणकर्ता जो है किसी स्थान पर जाकर के उनके बीच में पहले घुलता मिलता है, ताकि जब वो अपना अवलोकन कर रहा होता है तो उस अवलोकन करते समय उसको बिल्कुल स्वाभाविक व्यवहार मिले, ना कि बनावटी। सामने वाले के मन में जिसका वो अवलोकन कर रहा है वो उसके सामने सहज व्यवहार करे। ये इस विधि का एक प्रमुख तत्व है। तथ्य संकलन हेतु उपकरण। अब जब अवलोकन करता जब अपने तथ्यों का अपने डाटा कलेक्शन करता है तो वह कई प्रकार से करता है, जैसे कि चिन्हांकन सूची वो भरता है, प्रत्यक्ष अध्ययन करता है, बिल्कुल उनके बीच में जाकर के घुल मिल जाता है और किसी को पता नहीं लगने देता है कि वह उनका अध्ययन कर रहा है, ताकि उसके सामने जो व्यवहार लोग करें वो बिल्कुल स्वाभाविक हो, उनके मन में बिल्कुल असहजता महसूस ना हो। रिक्त स्थान भरवाकर जब उनके सामने वो प्रश्न रखता है तो कभी कभी प्रश्न को बीच में छोड़ करके उनसे ही पूरा करवाता है, या बीच में एक आध शब्द छोड़कर उनसे पूरा करने के लिए कहता है। तो अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें भर करके देते हैं ताकि उसका डाटा कलेक्ट होता है। निर्धारण मापनी या रेटिंग स्केल के द्वारा भी वो अपना डाटा कलेक्ट कर सकता है और स्कोर कार्ड के आधार पर भी डाटा कलेक्ट कर सकता है। अगला पद आता है व्यवहार निरीक्षण। पहले से बनाई गई योजना अनुसार तटस्थ रहकर निरीक्षण करना होता है कर्ता को, क्योंकि ये एक कठिन स्थान होता है, क्योंकि किसी का अवलोकन करना और सामने वाले को पता भी नहीं चलने देना। इसके लिए सबसे पहले उसको अपना व्यवहार को नियंत्रित करना होता है अवलोकनकर्ता को। इसके बाद फिर वो सामने वाले के व्यवहार का निरीक्षण करता है। व्यवहार को नोट करना, सामने वाला किस तरीके से व्यवहार कर रहा है इसको वह हो सकता है मन ही मन में नोट कर रहा हो, सामने वाले को कहेगा नहीं, क्योंकि अगर वो उसके सामने उसका व्यवहार नोट करना चाहेगा तो सामने वाला व्यक्ति या जिसका हम अवलोकन कर रहे हैं वो असहज हो सकता है। इसलिए उनके बीच में रह करके छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से, छोटी छोटी भाव भंगिमाओं के माध्यम से, आँखों के माध्यम से उसका व्यवहार नोट कर सकते हैं। तथ्यों का विश्लेषण।
तथ्यों का विश्लेषण करने के लिए विशेष विधियों का उपयोग कर सकते हैं, जो कि व्यक्तित्व निर्धारण की विधियां भी हो सकती हैं। परिणाम और विवेचना के लिए वैज्ञानिक विवेचना इन तथ्यों की जाती है ताकि सिद्धांत निर्माण हो सके। अब इस विधि की कुछ विशेषताएं हैं कि प्रत्यक्ष अध्ययन मतलब हमको उस स्थान पर जाकर के अध्ययन करना पड़ता है, इसलिए किसी दूसरे से पूछकर हम अवलोकन नहीं कर सकते, अवलोकन हमको स्वयं करना पड़ता है। दूसरी विशेषता है सरलता रहेगी तो जो व्यक्ति अवलोकित हो रहा है या जिसका हम अवलोकन कर रहे हैं वो अपना सरल सहज व्यवहार रखेगा हमारे सामने। इसके बाद आनुभविक मतलब वो क्या क्या अनुभव कर रहा है, इसको वो अपने अनुभव को वो स्वयं लिखेगा। इसके बाद वास्तविक, अवलोकन जो होता है वो वास्तविक होता है, उसमें कोई बनावटीपन नहीं होता है। पांचवा है व्यापक, इसका विस्तार जो है वो व्यापक होता है, क्योंकि जब कोई विषय, सामाजिक विषय जब हम लेते हैं खोज करने के लिए, शोध के लिए, तो सामाजिक व्यवहार में समाज के बीच में जाना पड़ता है और हो सकता है ये समाज दूर दूर बटा हो, इसलिए इसका विस्तार भी जो है व्यापक हो सकता है। कार्य कारण संबंध का अध्ययन, जब कोई समस्या आती है तो जब हम समस्या लेकर के जाते हैं तो अवलोकन हमारा इसीलिए होता है कि इस समस्या का कारण क्या है, ये समस्या क्यों खड़ी हुई। तो अवलोकन कर्ता जो है वो कार्य और कारण के बीच में संबंध का स्थापन करता है। आयु बंधन नहीं, इसमें अवलोकन कर्ता एवं अवलोकित होने वाले व्यक्तियों के लिए आयु का बंधन नहीं है, कोई भी किसी का व्यवहार नोट कर सकता है। जब कोई सामाजिक कार्यकर्ता या कोई प्रोफेसर भी हो सकता है 60 साल का, वो भी अवलोकन किसी चीज़ का कर सकता है, और एक रिसर्च स्कॉलर 20 साल का व्यक्ति भी, बच्चा भी हो सकता है, या 20 साल का लड़का भी अपना विषय या अपने अध्ययन का विषय उन सामाजिक कुरीतियों के लोगों या जिन लोगों के बीच में वो सामाजिक कुरीतियाँ उनके बीच में जा कर के अवलोकन कर सकता है। सत्यापन की सुविधा इसमें होती है। इसकी विशेष नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी की एक बड़ी विशेषता है कि सत्यापन की सुविधा होती है। सत्यापन चूँकि वो स्वयं वहाँ पर अवलोकन कर रहा है, इसलिए जो डाटा इकट्ठे होंगे वो कैसे होंगे, सत्य होंगे। एक बार में व्यापक अध्ययन, एक व्यक्ति एक मजरे या टोले में जा कर के वास्ट एरिया का अवलोकन कर सकता है। मान लीजिए वो किसी सभा में पहुँच गया तो सभा में लोगों का व्यवहार वो देखता है, हो सकता है वो वीडियो बना ले, वीडियो के माध्यम से उनका अवलोकन कर सकता है, या दूर तक निगाह दौड़ा कर देख ले कि कौन क्या कर रहा है। तो एक बार में बहुत सारा इसका अध्ययन हो सकता है। वैधता का स्तर इसमें उच्च होता है। समुचित नियोजन एवं लेखन, जो भी व्यवहार हम करते हैं उसका नियोजन भी हो सकता है और लेखन भी करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम लेखन नहीं करेंगे तो हम सटीक व्यवहार का अध्ययन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि एक जगह जाकर अगर हमने एक व्यवहार देखा और दूसरी जगह जाकर दूसरा व्यवहार देखा तो वो आपस में मिक्स हो सकते हैं, इसलिए इसको लिखते भी जाना है। 12वीं विशेषता है सटीक एवं परिकल्पना निर्माण में सहायक होता है। अवलोकन के आधार पर अवलोकन में पाया गया व्यवहार हमारी परिकल्पना निर्माण में सहायता करता है। अब इस विधि के कुछ दोष हैं कि व्यक्तिगत पक्षपात, इसकी संभावना होती है। कैसे होती है कि जब कोई अवलोकन करता व्यक्तियों के बीच में जाता है तो हो सकता है उसका स्वभाव उसको पक्षपात का कारण बनाए। कभी वो ऐसी परिस्थितियों से गुजरा हो अवलोकन करता, जो कि वो सामने परिस्थितियां देख रहा हो, तो उसका मन फिर गलत की तरफ भी झुक सकता है, या जितना सही उसको अवलोकन करना चाहिए वो उतना ना कर पाए। मानव व्यवहार की कृत्रिमता, ये एक बड़ी बात है। क्या होता है कि एक ही मानव अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग व्यवहार करता है। मान लीजिए वो झूठ बोल रहा है, अब उसके मन में क्या चल रहा है ये सामने वाले को पता नहीं चलता, उसका झूठे व्यवहार को वो सही मान लेगा, और वही व्यक्ति दूसरी परिस्थितियों में दूसरा व्यवहार करेगा। मतलब अपन कहते हैं ना कि किसी के मन के अंदर क्या है ये हम कैसे जान सकते, लेकिन यही वो विशेषता है जो अवलोकनकर्ता को सही सही जानना है। तो अलग अलग परिस्थितियों में एक ही मानव का व्यवहार अलग अलग हो सकता है। कठोर नियंत्रण का अभाव, मतलब जो व्यक्ति भीड़ में जा कर के अपना अवलोकन कर रहा है, हो सकता है उसको दूसरा व्यक्ति अवलोकित कर रहा हो,
जैसे आपने देखा होगा कि जासूस जो बीच में छोड़े जाते हैं, या जो मतलब भीड़ के बीच में जो लोग अवलोकन करने जाते हैं, तो वो इतने कठोर नहीं रह पाते, क्योंकि उनको चारों तरफ का वातावरण भी देखना पड़ता है कि क्या परिस्थिति है। तो इसलिए परिस्थिति के अनुसार भी उनका व्यवहार, अवलोकनकर्ता का व्यवहार बदल जाता है। निश्चित समय व स्थान का अभाव। मान लीजिए हम किसी ने हमको निश्चित समय देकर बुलाया अवलोकनकर्ता को, अवलोकनकर्ता वहाँ पर निश्चित समय पहुँच गया, लेकिन वहाँ पर जिस व्यक्ति से मिलना है वो व्यक्ति आया ही नहीं। अब क्या करेगा व्यक्ति? उसको दूसरी जगह पर देखने के लिए जाएगा। तो कोई निश्चित स्थान व समय नहीं होता। कई बार जैसे हम जाते हैं, मान लीजिए हम पशु पक्षियों का व्यवहार नोट करने अभयारण्य में जा रहे हैं, तो खड़े रहते हैं अवलोकनकर्ता। आपने देखा कि पक्षियों का व्यवहार देखने के लिए वो टकटकी लगाए कहाँ पर देखते हैं, पेड़ की तरफ देखते हैं, हो सकता है उस समय पक्षी आए नहीं। इसी तरह से जब कभी किन्हीं व्यक्तियों का व्यवहार देखने के लिए कोई व्यक्ति जाता है, तो हो सकता है वो व्यक्ति घर से ही ना निकला हो, या हो सकता है व्यक्ति बीमार हो गया हो, या रिश्तेदार के यहाँ चला गया हो। तो कोई निश्चित समय और स्थान की इसमें अभाव होता है। भावनात्मक आकलन। क्या होता है कि कभी कभी कोई व्यवहार ऐसा होता है कि मान लीजिए जब हमारे सामने या किसी के सामने, अवलोकनकर्ता के सामने कोई एक्सीडेंट होता है, और इस एक्सीडेंट से संबंधित उसका यदि मान लीजिए कोई निकट संबंधी हुआ, तो भावनात्मक रूप से कमज़ोर हो जाता है। फिर वो उस चीज़ का अवलोकन उतनी मतलब जिस सच्चाई के साथ उसको करना चाहिए उतना नहीं कर पाता। ज्ञानेंद्रियों पर निर्भरता। मतलब हमारी फीलिंग्स ही अनुभव में बदलती है। अवलोकनकर्ता सामने वाले का व्यवहार किस फीलिंग के साथ देख रहा है, इस पर निर्भर करता है। मान लीजिए कभी कभी हम कुत्तों का व्यवहार देखते हैं, तो अवलोकनकर्ता यदि कुत्तों से लगाव रखेगा तो वो अलग दृष्टि से कुत्तों का व्यवहार नोट करेगा, और यदि उसको कुत्ते अच्छे नहीं लगते तो वो कठोर तरीके से कुत्तों का व्यवहार नोट करेगा। तो ये मन के भावों पर भी निर्भर करता है। ये इनके दोष है जो सच्चाई से थोड़ा सा इस नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी को दूर ले जाते हैं। अब इनका दोष निवारण किस तरीके से होता है? अवलोकनकर्ता प्रशिक्षित हो। मतलब यदि किसी व्यक्ति को अवलोकन करने के लिए हम भीड़ के बीच में भेज रहे हैं, तो उसको पहले से प्रशिक्षण देना पड़ेगा कि तुम्हारे सामने इस तरह की परिस्थितियां आ सकती हैं, और तुमको इन बिंदुओं के आधार पर सामने वाले का व्यवहार या परिस्थितियों को नोट करना है, ताकि कुरीतियों का असली कारण पता लग सके। अब क्या होता है कि एक उदाहरण मैं यहाँ पर देना चाहूँगी कि मैं एक जगह गई जनजाति समूह के बीच में, तो मुझे पता चला कि वहाँ पर सब लोग ड्रिंक करते हैं। बच्चों के पापा बच्चों के सामने ड्रिंक करते हैं। तो फिर मैंने वहाँ प्रश्न किया कि भाई बच्चों पे गलत प्रभाव नहीं पड़ता? तो बोले नहीं, बच्चों को उनकी आदत हो जाती। अब उसका एक सही कारण ये था कि चूँकि जनजातीय समूह के लोग जंगलों में रहते हैं और कठिन परिश्रम करते हैं, नेचुरली उनका शरीर टूटने लगता है। तो शरीर को टूटने से बचाने के लिए वो ड्रिंक करते हैं, ताकि सवेरे उनका शरीर रिलैक्स रहे। लेकिन यहीं पर फिर वो कुरीति आ जाती कि जब वो कभी ज़्यादा मात्रा में ड्रिंक कर लेते हैं तो घर का माहौल ख़राब करते हैं, गाली गलौज करते हैं, महिलाओं को मारते हैं, बच्चों को पीटते हैं, बच्चों को प्यार नहीं करते। तो ये सब चीज़ें हैं। इसी तरह से अनबायास्ड हो, मतलब जो अवलोकन करता है उसको अनबायास्ड होना पड़ेगा। रिकॉर्ड रिटन हो। मैंने बताया ना कि एक व्यवहार के ऊपर दूसरा अवलोपित ना हो जाए, या एक व्यवहार के कारण दूसरा व्यवहार जब हम नोट करने जाते हैं तो पहला भूल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए रिकॉर्ड रिटन होना चाहिए। समस्या का स्पष्ट ज्ञान हो, मतलब हमारे पास समस्या जो है उसका स्पष्ट ज्ञान हो, तभी तो हम कारण देख पाएंगे। अवलोकनकर्ता कारण को पता लगा पाएगा प्रेक्षणकर्ताओं की संख्या में वृद्धि करके। जब कभी हमको ऐसा लगता है कि हमारे पास डाटा जो है उनमें कुछ गलत आ रहे हैं या कन्फ्यूज़न है, तो हम क्या करेंगे कि अलग अलग प्रेक्षक, मतलब एक ही व्यक्ति से पहले डाटा कलेक्ट कर लिए, फिर इसके बाद दूसरा अवलोकनकर्ता भी हम उस क्षेत्र में भेजकर मतलब उसका व्यवहार देख सकते हैं, या उसके डाटा को मैच कर सकते हैं। यदि 2-3 प्रेक्षक वहाँ पर हम भेजेंगे, ऑब्जर्वर भेजेंगे, और उनके डाटाज का हम मिलान करेंगे, तो इनके द्वारा हमको सही डाटा की प्राप्ति हो सकती है। इसके लिए संदर्भ ग्रंथ है कपीस के एच, अनुसंधान विधियाँ, लोकेश कौल एवं अन्य। धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें।